तमाम तरह के जो जंगी जहाज जिनको माना गया कि वो अनकिलेबल हैं, यानी उनकी बनावट ही 30-30 साल की रिसर्च के बाद उनको बनाया ही इसलिए गया, वो मिलियंस नहीं बिलियंस डॉलर के बनाए हुए हैं, ईरान कैसे गिरा पा रहा है उनको? जो हवा में उड़ रहा है वो गिर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ईरान के पास वायुसेना ना हो खत्म हो जाने के बावजूद उसके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का एक जखीरा है। और जब दूसरी ओर के लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो इस तरीके की घटनाओं की संभावनाएं हैं, और उसी के अंतर्गत ये हमले हुए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ईरान ने अमेरिका के सुपर पावर, द ओनली सुपर पावर के स्टेटस को चैलेंज कर दिया इस जंग में? आर्थिक रूप से हमेशा अमेरिका हॉलो रहा है, आज भी हॉलो है, एक बहुत बड़ा ऋण है उनके ऊपर। जहां तक सवाल मिलिट्री पावर का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मिलिट्री पावर आज भी अमेरिका की दुनिया की सबसे सशक्त मिलिट्री पावर है। जिस तरह से इस जंग को देखा और अब इस जंग को देख रहा है, आपको लगता है कि एक मिस कैलकुलेशन हुआ भारत की तरफ से कि किसके साथ इस जंग में खड़ा हुआ जाए, अमेरिका और इजराइल के साथ, और ईरान को पूरी तरीके से बहुत दूर छोड़ दिया गया अपने पुराने साथी को? आपको लगता है कि मिस कैलकुलेशन हुआ? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान की जंग जब शुरू हुई थी तो ज़्यादातर देशों ने सोचा था कि ये 2-3 दिन का मामला है, पूरे तरीके से निपट जाएगा। ईरान एक कमज़ोर देश है, उसको यूएस और इजराइल मिलकर ख़त्म कर देंगे कुछ ही दिनों के भीतर, और यही सोच भारत के जो मैं कहूँगी इस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकार है, उसके अंदर भी थी, और इसीलिए वो इजराइल और अमेरिका के साथ वो खड़ा रहा और ईरान के एक तरह से खिलाफ खड़ा रहा। हमने ये भी देखा कि अयतुल्ला अली खामेनी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अब जो बात उभर कर सामने आ रही है, आप ये देखिए पिछले 24 घंटे के भीतर एक ऐसी चीज़ जो कि जंग और जंग से जुड़ी हुई पूरी एरिथमेटिक और पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कहीं ना कहीं हिला कर रख रही है। आप सोचिए कि सबसे बड़ी मिलिट्री पावर पूरी दुनिया की, अमेरिका, और उसके साथ है इजराइल, और एक ऐसा देश ईरान जो कि दशकों से जो इकोनॉमिक पाबंदियां हैं वो झेल रहा है, उसने 2 बड़े जहाज़, 2 जंगी जहाज़ों को गिरा दिया है। उसके साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स आए थे उनको भी गिराया है, ये भी क्लेम किया जा रहा है। और उनके क्रू का, यानी उसमें जो लोग सवार थे, उनका क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन एक जो पायलट है उसको कैप्चर कर लिया गया है। पूरे दुनिया के जंग के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है, और ख़ासकर जो बहुत बड़े देश हैं, बहुत भारी भरकम मजबूत देश हैं इकोनॉमिकली और मिलिटरीली और साथ साथ पॉलिटिकली, उनके लिए ही ये देखा जाता है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे आपने देखा किस ब्रेजन तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को आधी रात को उठवा लिया था एक तरह से जहाज़ के ज़रिए और उनको बंदी बना लिया। तो ईरान के ऊपर जो ये पूरी थोपी गई जंग है पूरी तरीके से पूरी दुनिया की अरिथमेटिक को बदल रही है। साथ साथ अब ये देखिए आप, पाकिस्तान जो अब तक इस पूरी बातचीत के केंद्र में नज़र आ रहा था, उस बातचीत में भी अब ये खलल पड़ गया है। ईरान ये कह रहा है कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के विरोध में कोई बात की जा रही है, सिर्फ ये कहने की कोशिश हो रही है। जो मैं देख रही हूँ वॉल स्ट्रीट जर्नल जो उसको रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो जिस तरह की मांगे रख रहा है वाशिंगटन, यानी अमेरिका सामने रख रहा है, उससे वो पूरी तरीके से सहमत नहीं है। इसके अलावा जो यूएई है, यानी हालत ख़राब हो रही है खाड़ी देशों की, जो यूएई है उसने अपना $3.5 बिलियन जो रिज़र्व दिया हुआ था पाकिस्तान को, वो कहता है वापस दे दीजिए। और पाकिस्तान कहता है कि हमें अपनी इज्जत प्यारी है, अपनी डिग्निटी प्यारी है, और इसलिए हम इसे वापस दे देंगे। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर $16.3 बिलियन का ये रिजर्व है, और इसमें से 3.5 ये बिलियन डॉलर वापस ले लिया जाएगा। एक तरह से काफ़ी भारी नुकसान पाकिस्तान को होने जा रहा है। इस जंग को और बेहतरीन तरीके से कैसे समझा जाए, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, अगले 2 हफ्ते में कैसे हम इस जंग को समझेंगे, इस सबको समझने के लिए मेरे साथ आलोक बंसल जी मौजूद हैं, जाने माने जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और डिफेंस की बेहतरीन मालूमात रखते हैं। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे बातचीत करके खुशी हो रही है मुझे। ये मुझे बताइए कि आप इस पूरी जंग को अब तक जो हुई है उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब ये जंग शुरू हुई तो इजराइल को लगा कि उसने ईरान के नेतृत्व को खत्म करके वो सत्ता परिवर्तन चाहेंगे। इजराइल की बहुत समय से ये चाह रही है कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाए। और अगर आप देखें इतिहास में, तो जब इजराइल की स्थापना हुई थी तो बेन गुरियन का एक स्टेटमेंट था कि जो नॉन अरब मुस्लिम्स हैं उनके साथ हमारे इजराइल के बड़े दोस्ताना संबंध होने चाहिए। और इसी कारण 60 के दशक में अगर आप देखें तो ईरान और तुर्की दोनों ही इजराइल के बड़े अच्छे अभिन्न मित्र
होते थे। तो जो ईरान के साथ संबंध बदले वो 79 के बाद बदले, और इसराइल की हमेशा से ये इच्छा रही है कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाए। और यूनाइटेड स्टेट्स इस युद्ध में क्यों कूदा, ये आज भी कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को समझना न सिर्फ मुश्किल बल्कि असंभव है, क्योंकि वो शायद खुद वो नहीं जानते कि वो कल या क्या कहने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। तो अमेरिका भी इसमें कूद गया। उनको लगा कि ये वेनेजुएला की सफलता का नशा था उस समय, लगा कि शायद इसको भी जल्दी ही निपटा लेंगे। पर शायद उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, करबला की लड़ाई नहीं के बारे में नहीं सुना, और शिया इस्लाम में शहादत के महत्व को नहीं समझा। और ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, और जो स्थिति वहां पे है, मैं एक बात साफ कह दूं, ईरान के अंदर लोग अपनी हुकूमत से असंतुष्ट अवश्य हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। युद्ध से पहले एक बड़ी संख्या में लोग असंतुष्ट थे, लेकिन जब एक बाहरी शक्ति हमला करती है तो सब झंडे के चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं, और वही इस बार भी हो रहा है। उससे पहले प्रदर्शन हो रहे थे सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, लेकिन अब अधिकांश लोग, अगर मैं ये नहीं कहूं कि सब, सब झंडे के तले एकत्रित हो गए हैं। तो इसके कारण जो है, जिस तरीके से अमेरिका सोच रहा था उस तरीके से युद्ध नहीं चला, क्योंकि उनकी जो पावर है, जो शक्ति है, उसमें एक बहुत बड़ा असंतुलन है। अमेरिका की जो रक्षा सेनाएं हैं वो बहुत ज्यादा सशक्त हैं ईरान के मुकाबले। लेकिन और उसके चलते हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने उनकी हवाई हमले किए उनके ऊपर, और ईरान कुछ उसका विरोध नहीं कर पाया शुरू के स्थिति में, वो रहा। और इससे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और उसका जी हम असर देख रहे हैं कि आलोक दो जी, आलोक जी, तीन मैं वायु इससे पहले कि तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरह से अमेरिका एंटर हुआ, लेकिन उसके बाद जो उसकी एग्जिट पॉलिसी जंग में जो उतनी ही अहम होती है, इस एग्जिट पॉलिसी को क्यों नहीं सोचा गया, ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि दुनिया हैरान है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, ऐसे में ईरान किस तरह से उसके जंगी जहाज़ों को गिरा ले रहा है। F-35, F-15, और मुझे ज़्यादा मिलिट्री की जानकारी नहीं है, लेकिन तमाम तरह के जो जंगी जहाज़ जिनको माना गया कि वो अनकिलेबल हैं, यानी उनकी बनावट ही 30-30 साल की रिसर्च के बाद उनको बनाया ही इसलिए गया, वो मिलियंस नहीं बिलियंस डॉलर के बनाए हुए हैं, ईरान कैसे गिरा पा रहा है उनको? देखिए, युद्ध में ये कहना कि कोई भी अनकिलेबल है, ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति है। जो भी जहाज बना है, जो हवा में उड़ रहा है, वो गिर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ईरान के पास वायुसेना ना हो, खत्म हो जाने के बावजूद उसके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का एक जखीरा है। और जब दूसरी ओर के लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो इस तरीके की घटनाओं की संभावनाएं हैं, और उसी के अंतर्गत ये हमले हुए। इसके अलावा कई बार तकनीकी खराबियां भी होती हैं। वायुयान एक मशीनरी है, उसके अंदर कब क्या चीज खराब हो सकती है ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये कहना कि अमेरिका बहुत पावरफुल है और इसलिए वो जीतेगा ही, तो ये तो बात गलत है। ये हमने अफगानिस्तान में भी देख ली। दशकों तक वहां पे रह के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान से लेकर तालिबान को ही सौंप दिया। तो अगर अफगानिस्तान में ये हो सकता है, तो उसकी संभावना ईरान में तो है ही। ईरान उससे काफी बड़ा आलोक राष्ट्र है। जी, इस जंग में जिस तरह से जो अमेरिका की सुपर पावर की जो एक छवि है, कहीं ना कहीं उसको सबसे बड़ा चैलेंज मिला है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका दो वजह से है। पहली बात तो उसकी फाइनेंशियल पावर, दूसरी है उसकी मिलिट्री पावर, तीसरी पावर होती थी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग अमेरिका में जाकर एक सपना लेके जाते थे और अमेरिका को बनाते थे। ये तीनों ही चीज़ें धराशायी होती हुई महसूस हो रही हैं, और लग रहा था कि ये बन ही रहा है। लेकिन ये इस वॉर ने कहीं ना कहीं इसको एक नई डेफिनेशन दे दी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ईरान ने अमेरिका के सुपर पावर, द ओनली सुपर पावर के स्टेटस को चैलेंज कर दिया इस जंग में? देखिए आरफा जी, मैं हमेशा से मानता हूं कि अमेरिका एक सुपर पावर इसलिए था क्योंकि वो दुनिया से सबसे जो ब्राइटेस्ट ब्रेन्स थे उनको अट्रैक्ट कर पाता था। और ये चीज राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से ही खतरे में थी। और जिस तरीके की ट्रंप सरकार की पॉलिसीज थी, उसके बाद ये संभव नहीं था। आर्थिक रूप से हमेशा अमेरिका हॉलो रहा है, आज भी हॉलो है, एक बहुत बड़ा ऋण है उनके ऊपर। जहां तक सवाल मिलिट्री पावर का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मिलिट्री पावर आज भी अमेरिका की दुनिया की सबसे सशक्त मिलिट्री पावर है। पर वो मिलिट्री पावर
खुले आसमान में, खुले समंदर में, या एक वन टू वन कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा अग्रणी रहेगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर हमला करते हैं, और विशेषकर ऐसे राष्ट्र की जहां की जनता अपने राष्ट्र के ऊपर गौरवान्वित महसूस करती है, तो हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो इस युद्ध में हुई है वो ये बात है कि जो खाड़ी के देश जो आज तक रक्षा के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर रहते थे, उनको अब यह नजर आ रहा है कि अमेरिकी अड्डों को अपनी भूमि पर रखने का मतलब यह नहीं है कि आपकी सुरक्षा की गारंटी है। तो अब इसके बाद, इस युद्ध के बाद जब भी ये खत्म होगा, मुझे लगता है कि ये जो अमेरिकी अड्डों की जो बहुतायत है खाड़ी में, उस पर जरूर अवश्य कुछ ना कुछ कमी आएगी। आलोक जी, कयास लगाए जा रहे थे, बल्कि मैं कहूंगी हर तरह से एनालिसिस छप रहे थे, विश्लेषण छप रहे थे दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में कि ग्राउंड ऑफेंसिव होने वाला है, अमेरिकी फौजी ईरान की धरती पर उतरेंगे और सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब जबकि कुछ घंटे पहले ये जो दो जहाज गिराए गए हैं, उसके अलावा ये हेलीकॉप्टर भी जिसका पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि ग्राउंड ऑफेंसिव तो बहुत खतरनाक हो सकता है? इस तरह की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। मैं उन तस्वीरों को इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ कि उनकी ऑथेंटिसिटी पता नहीं चल रही है, कि पायलट को बाकायदा बिठाकर ईरान की जो जो मिलिट्री लीडरशिप है, यानी प्रिजनर ऑफ वॉर, वो पायलट क्योंकि जिंदा पकड़ा गया है तो उससे बातचीत चल रही है, तो प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्ध बंदी बना रहा है ईरान। और युद्ध बंदी किसका? अमेरिका का। अब तक ये दूसरे तरीके से होता था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उनकी पत्नी के साथ उठा के ले गए, यहाँ इनका युद्ध बंदी हो रहा है, फाइटर पायलट। तो मुझे ये बताइए कि क्या जिस ग्राउंड ऑफेंसिव से बार बार डराने की कोशिश हो रही थी, क्या आपको नहीं लगता उससे झटका मिला है? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, और मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर ये युद्ध 72 घंटे के अंदर खत्म नहीं होता तो ये युद्ध लंबा चलने वाला है, और ये युद्ध लंबा चल रहा है। जहां तक सवाल ग्राउंड ऑफेंसिव का है, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप ये खतरा उठाएंगे कि ईरान की मुख्य भूमि पर ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करें। पर जो खाड़ी में द्वीप हैं, जैसे अबू मूसा हो गया, लेसर टुम्ब हो गया, ग्रेटर टुम्ब हो गया, जिसके ऊपर यूएई का पहले से ही यूएई के साथ इनके मतभेद चल रहे हैं, उन पर हमला करना, उन पे कब्जा करना आसान हो सकता है। हो सकता है खड़ग आइलैंड पर भी ये हमला करें, क्योंकि खड़ग आइलैंड में बहुत सारे टर्मिनल्स हैं। पर खड़ग आइलैंड पर हमला करने का मतलब ये होगा कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर और ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान से होने वाले निर्यात, ईरान से जाने वाली एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका उस पर कब्जा कर लेगा, वहां पर टर्मिनल्स हैं, पर उन टर्मिनल्स पे कब्जा होने का मतलब यह है कि काफी समय के लिए वैश्विक मार्केट में ऑयल की और कमी आ जाएगी और तेल की कीमतें और आसमान छुएंगी। और इसका डोमेस्टिकली अमेरिका पे जो असर होगा वो हम सब जानते हैं। प्राइमरीज का जमाना चल रहा है। 5 मई को कई स्टेट्स में प्राइमरीज हैं, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी मरमर्स हो रहे हैं इस टाइम डिस्कंटेंट के। पहली बार अमेरिका में जो गैलप पोल है वो दिखला रहे हैं कि अमेरिकन पॉपुलेशन प्रो पैलेस्टीनियन हो गई है बजाय प्रो इजराइल की। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं वो इन हमलों के कारण हो रहे हैं। तो अगर त्वरित कार्यवाही के अंतर्गत ये कुछ छोटी मोटी जीत नहीं हासिल करते, तो मेरे को लगता है आगे चल के राष्ट्रपति ट्रंप को इस मुसीबत से निकालना आसान नहीं होगा। और अभी तक ये कहना कि ये हमला अमेरिका ने क्यों किया, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज भी। बिल्कुल। और ये बार बार कहा जा रहा है कि इजराइल की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, ये कौन सी नस जो है दबी हुई है, ये एप्स्टीन फाइल्स हैं या क्या है? मुझे नहीं लगता कभी भी खुलकर ईमानदारी से इस पर बहस हो सकती है, क्योंकि पूरे का पूरा मीडिया कंट्रोल जो है वो पश्चिमी ताकतों और खासकर अमेरिका के हाथ में है। लेकिन पूरा मैं कहूंगी जिस बात को लेकर अमेरिका यहाँ आया था कि यहाँ की औरतों को आजाद कराना चाहते हैं, आप तो कई बार ईरान गए, मैं भी ईरान गई हूँ, कि ईरान की औरतों को हम आजाद कराना चाहते हैं और इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, ईरान में जो तानाशाही है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। आप देखिए, पहले से कहीं ज्यादा जो भी नेता को मारा जाता है उससे कहीं ज्यादा हार्ड लाइन नेता आता है। और आपने खुद कहा कि वहां पर जो लोग असहमत भी थे, खासकर एक स्मॉल माइनॉरिटी जो नाखुश रहती है ईरान की सरकार से या उसका जो एक पूरा रिलीजियस और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे। मैं पढ़ रही थी खबर के एक कलाकार है जिनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला और उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ हुआ था, वो ईरान आ नहीं सकते थे, वो ईरान वापस आए और उन्होंने कहा कि चाहे मुझे सजाए मौत हो जाए, मैं इस संकट की घड़ी में
अपने देश वापस जाऊंगा, उनकी सजा खत्म कर दी गई, माफ कर दी गई, और अब वो ईरान में है। तो इस तरह के लोग ईरान को पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दिया अमेरिका ने, और एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहा है, एक रीजनल नहीं, मैं कहूंगी एक बहुत ग्लोबल नेता के तौर पर उभर रहा है ईरान। देखिए, मैं आपकी एक बात से असहमत हूँ। आपने कहा एक माइनॉरिटी जो असहमत थी। मैं ईरान बहुत बार गया हूँ। मैं आपको इस बात की स्पष्टता दे सकता हूँ कि ईरान की अधिकांश जनता हुकूमत से नाराज थी। और मैं एक बार नहीं, मैं कई लोगों से मिला हूँ। कई लोग जो हुकूमत के अंदर भी थे, वो जब अकेले में मिलते थे तो हुकूमत से अपनी नाराजगी जाहिर करते थे। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस तरीके की शासन व्यवस्था ईरान में थी, उसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो जनतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे, उनको कई बार इनफेक्टिव कर दिया गया। अगर आप खतामी को देखें, रूहानी को देखें, वो अपने अनुसार कार्य नहीं कर पाए जो वो करना चाह रहे थे। जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं, वो भी रिफॉर्म के एजेंडे पर ही चुने गए थे। तो ये बात सही है कि जो विलायत फकी का जो एक ओवर आर्चिंग जो मैकेनिज्म था गार्डियन काउंसिल का, ये काफी हद तक जनतांत्रिक होने के बावजूद ईरान को जनतांत्रिक व्यवस्थाओं को आगे ले जाने नहीं दे रहा था। महिलाओं में कुछ असंतोष था, पर मैं ये बता दूं, ईरान की महिलाएं ऐसा नहीं है कि वो बुर्के में थी या कुछ थी, वो सब खुलेआम घूमती थी। और उनकी कुछ मांगे थी जो कुछ समय से कट्टरपंथियों ने दबा के रखी हुई थी, वो असंतोष था। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब भी किसी राष्ट्र पर हमला होता है तो राष्ट्र की जनता जो है पहले एकजुट होती है और अपने झंडे के तले आती है, और वो हो रहा है। दूसरी एक और चीज समझनी चाहिए कि इजराइल के नजरिए से ये युद्ध जितना लंबा चले उतना अच्छा है। इजराइल की एक इच्छा है कि अगर इस ईरानी राष्ट्र जितना ज्यादा से ज्यादा कमजोर हो जाए, वो उनके हिसाब से अच्छा है। और वो ये चाहेंगे कि ईरान के विध्वंस के बाद इसके खंडहरों से अगर एक कुर्दिश राष्ट्र की स्थापना हो सके तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो वो उनकी इच्छा है। लेकिन और शुरू में अमेरिका की भी इच्छा थी कि ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए वो कुर्दों का इस्तेमाल करें, और जो इराकी कुर्दिस्तान में जो कुर्द हैं वो आगे बढ़े और उनको अमेरिका से एयर सपोर्ट मिले। लेकिन कुर्दों ने अमेरिका के हालचाल देख लिए, उन्होंने देखा किस तरीके से उन्होंने सीरिया में देखते देखते अपनी पासा पलट लिया और दूसरों की तरफ चले गए। इराकी कुर्दिस्तान में जनमत संग्रह होने के बावजूद उनका साथ नहीं दिया। तो अब इस बार कुर्दों का ये कहना था कि जब तक आप हमें कोई गारंटी नहीं देंगे, हम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो उनकी इच्छा थी या जो मंशा थी वो आगे बढ़ रही है। पर जहां तक सवाल इस युद्ध का है, इजराइल के नजरिए से देखा जाए तो वो चाहेंगे कि युद्ध चलता रहे। अमेरिका के विशेषकर राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए से देखा जाए और उनके हित के नजरिए से देखा जाए तो जितनी जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाए उनके लिए बेहतर है। पर ये एक ऐसा दलदल है जिसमें वो जा चुके हैं, निकलना उतना आसान मुश्किल है। तो अब मैं थोड़ी पॉलिटिक्स अगर रीजनल जानने की कोशिश करूं, ये बताइए कि फिलहाल अभी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान देखिए ग्लोबल स्टेज पे इतना बड़ा नेता बन गया है। पाकिस्तान में जो विदेश मंत्री हैं अलग अलग देशों के, चाहे वो टर्की हो, इजिप्ट हो, ईरान हो, पहुंच रहे हैं। इसके बाद खुद वहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के और वहाँ के रक्षा मंत्री शायद वो चीन भी गए। लेकिन इस सब के बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि ईरान तो कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता, पाकिस्तान का मीडिएशन भी नहीं चाहता, उधर यूएई उससे अपना कर्ज वापस मांग रहा है। सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान की डील हुई वो भी इस सबसे प्रभावित है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की हमेशा से मंशा रही और इस्लामाबाद की हमेशा चेष्टा रही है कि वैश्विक मंच पर उनका एक प्रमुख दर्जा हो। ये 70 के दशक से आप देखें, जब याह्या खान अमेरिका और चीन को एक कर रहे थे, और सफलतापूर्वक किया भी उन्होंने। हालांकि उस चक्कर में वो बांग्लादेश खो बैठे। और आज भी पाकिस्तान को ये लगता है कि वो ईरान और विशेषकर खाड़ी के देश और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर सकता है। लेकिन ईरान जानता है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर रखा है। इसलिए ईरान की जो वक्तव्य है, जो मैंने पढ़ा पाकिस्तानी मीडिया में, वो ये है कि ईरान हैज रिफ्यूज टू कम टू इस्लामाबाद फॉर मीडिएशन। ईरान ने ये नहीं कहा कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। ईरान ओपनली इस बात को नहीं कहेगा। ये बात हमें समझने चाहिए। और ईरान की जो हुकूमत है उसके अंदर कई ऐसे घटक हैं जो बातचीत करना चाहेंगे, जो ये चाहेंगे कि बातचीत हो, लेकिन वो झुकना नहीं चाहेंगे। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। वो भी ये चाहेंगे कि फिग लीफ हो हमारे पास, कि भाई हम विजयी हुए और तब हमने बातचीत की।
साथ ही साथ ट्रंप भी ये चाहेंगे कि वो कुछ अपने फिग लीफ उनके पास हो, जो अपनी जनता को दिखा सकें कि भाई हमने ये कर लिया और उसके बाद हमने बातचीत की। तो ऐसी स्थिति में ये आसान नहीं होने वाला है कि चीजें जल्दी सुलझ जाए। जहां तक सवाल पाकिस्तान पर दबाव का है, ये बात समझने वाली है कि खाड़ी के देशों में अथाह नुकसान हुआ है और उनको अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ने ही पाकिस्तान के साथ एक काफी समय से एक डिपॉजिट्स रखे हुए हैं, जिसको वो रोल ओवर करते रहे ईयर आफ्टर ईयर। ये डिपॉजिट्स जरूरी थे क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक होने चाहिए पाकिस्तान के पास आईएमएफ से बात करने के लिए। आईएमएफ की ये प्री कंडीशन थी और इसके लिए इन्होंने डिपॉजिट्स ले रखे हैं। तो अब संयुक्त अरब अमीरात उनसे अगर पैसे मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं है, पर हो सकता है कि उनको एक बड़ी जरूरत हो। क्योंकि अगर आप देखें, ईरान ने जितने हमले इसराइल पे किए हैं उससे 10 गुना ज्यादा संयुक्त अरब अमीरात पे किए हैं। तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है इस वक्त तो दुबई और उसके आसपास के इलाकों का है, जहां स्थापित बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इस वक्त यूएई छोड़कर जाने की तैयारी कर रही हैं। तो ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात को पैसों की आवश्यकता होना मेरे ख्याल से एक वाजिब चीज है। और वो चाहेंगे कि जो पैसा हमने आपको काफी समय से दे रखा है और जिसके लिए हमने आपको कभी परेशान नहीं किया पहले, वो हमें वापस मिले। आखिरी दो सवाल आपसे भारत के नज़रिए से। पहली बात तो यहाँ जो एनर्जी सिक्योरिटी है, अभी भी सोचिए आप, ये इस तरह से, वो अलग बात है कि हमारी सरकार हर मुमकिन ये कोशिश कर रही है कि जो ये पैनिक की स्थिति फैल रही है, हाहाकार हो रहा है, उसको रिपोर्ट ना किया जाए, उसको बताया ना जाए। अक्सर सरकारें यही किया करती हैं, लेकिन ऐसे पॉइंट पर ना आ जाए जहां से हम इसको बचा भी ना पाएं। अभी भी सोचिए कि मेरी हेल्प कह रही है कि वो 3400 रुपये का सिलेंडर लेकर आई है और उसकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा है ये। वो कह रही है अब मैं आगे क्या करूंगी। ये आपको सिर्फ एनेक्डोटल एविडेंस दे रही हूँ। हम सैकड़ों की तादाद में देख रहे हैं कि लोग शहर छोड़कर, दिल्ली बड़े बड़े शहर छोड़कर जा रहे हैं अपने गाँव। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, मेन्यू छोटे हो रहे हैं। अगर ये जंग इसी तरह चलती रही, मान लेते हैं अगर ये फ़र्ज़ कीजिए कि 2 हफ्ते और चली ये जंग, तो क्या ये एनर्जी क्राइसिस और बढ़ेगा? देखिए, एनर्जी क्राइसिस को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। पहली चीज, भारत आज की डेट में भारत में रिफाइनिंग कैपेसिटी एक्सेस है। वी आर ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स। हम जो हैं पेट्रोल डीजल और जो तेल के उत्पाद हैं उनके निर्यातक हैं। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और क्रूड ऑयल हमारा 20% फारस की खाड़ी से आता है, जो अभी रुक गया है। इसमें कोई समस्या शक की बात नहीं है। पर इसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज मिल जाएंगे और मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल में प्रॉब्लम होगी। जहां तक सवाल नेचुरल गैस का है, वहां समस्या है। और वहां समस्या इसलिए है कि हमारी अधिकांश एलएनजी जो है वो हमें कतार से आती थी, जिसका टर्मिनल ईरान के हमले में डिस्ट्रॉय हो गया है। जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसके जवाबी हमला जो किया गया। और अब अगर आज युद्ध खत्म भी हो जाता है तो कतार का ये कहना है उसके उसको दोबारा तैयार करने में करीब 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। तो वो उतनी आसानी से हमें गैस नहीं मिलने वाली। तो गैस का एक हमारे पास शॉर्टफॉल रहेगा। एक बड़ी संख्या में गैस भारत में भी उत्पादित होती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि नाइजीरिया और अन्य स्रोतों से हम गैस लेना शुरू करें। इसलिए गैस में कुछ कमी रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो पर चिंता यह की बात समझिए, क्या है? एक मिनट, मैं आरफा जी इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ठीक है। गैस में कमी होगी। और लेकिन जो नेचुरल गैस है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो जाता है वो फर्टिलाइजर प्लांट्स में जाता है। लोग ये सोचते हैं कि उसकी ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा खपत है, ये नहीं है। ईंधन के रूप में करीब जो देश में आने वाली गैस है उसका 20-25% ही यूज होता है, 31% फर्टिलाइजर्स में जाता है। तो अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उसको कट करेगी। कॉमर्शियल गैस पे उन्होंने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। अगर लोग इंडक्शन और अन्य चीजों के ऊपर जाते हैं तो डोमेस्टिक गैस की समस्या नहीं है आज भी। ये जो आपकी हेल्प को प्रॉब्लम हो रही है, ये इन लोगों को इसलिए हो रही है क्योंकि इनके पास प्रॉपर गैस कनेक्शन नहीं है। और ये लोग जो हैं अभी मार्केट से गैस सिलेंडर खरीदते थे और वो गैस सिलेंडर्स जो हैं अब महंगे हो गए हैं क्योंकि सरकार थोड़ा कंट्रोल कर रही है। जी। तो अब सरकार थोड़ा कंट्रोल कर रही है, 10-15 दिन के बाद आप दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि थोड़ा प्रभाव होगा। जो सबसे बिल्कुल। बड़ा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ सकता है और अभी नहीं पड़ा है, उसकी संभावना है कि अगर इसी तरीके से युद्ध चलता रहा तो खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। और बिल्कुल। वहां जो एक बड़ी संख्या में भारतीय हैं वो अगर उनको वापस आने समझ लगे सकते तो हैं। ये हमारे जी लिए हाँ। एक बहुत बड़ा
वो और होगा 1 करोड़ क्योंकि की तादाद में वहां पर लोग हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ भारत के लिए कि भारत ने पिछले 5 हफ्ते से पहले जिस तरह से इस जंग को देखा और अब इस जंग को देख रहा है, आपको लगता है कि एक मिस कैलकुलेशन हुआ भारत की तरफ से कि किसके साथ इस जंग में खड़ा हुआ जाए, अमेरिका और इसराइल के साथ, और ईरान को पूरी तरीके से बहुत दूर छोड़ दिया गया अपने पुराने साथी को? आपको लगता है कि मिस कैलकुलेशन हुआ? देखिए, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि हमने शुरू के 24 घंटों में शायद वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई, जो कि उचित भी थी, क्योंकि उससे पहले वेनेजुएला हो चुका था और यह नहीं पता था कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। लेकिन जैसे ही 24 घंटे हुए, उसके बाद हमने ईरान को शोक भी जताया, ईरान के साथ भी रहे, और आज भी हमारे ईरान के साथ पूरी तरह से वार्तालाप है। भारतीय नौसेना के जहाज आज हॉर्मुज के आगे हैं। उनका वार्तालाप ईरान के जो नौसेना के चैनल्स हैं उनके साथ है। भारतीय जो मर्चेंट शिप्स हैं वो फारस की खाड़ी से निकल भी रहे हैं, और वो इसी कारण निकल पा रहे हैं क्योंकि हमारे उनसे भी संबंध अच्छे हैं। भारत ने हमेशा एक तटस्थ नीति अपनाई है, और इसीलिए जो ईरान ने जिन 5 देशों के जहाजों को जाने की अनुमति दी थी उसमें भारत का भी नाम था, और भारत के कई जहाज आज भी वहां से बाहर निकल रहे हैं। अब आलोक जी, भारत के बहुत बहुत लिए शुक्रिया आपका। मेरे पास समय, जी हाँ, समय समाप्त हो गया है। आपसे हालांकि असहमति है मेरी इस बात को लेकर कि भारत इस बात को सही तरीके से देख रहा था। मुझे लगता है कि जंग से ठीक पहले इसराइल चले जाना ये अपने आप में एक भूल थी, और चले भी जाना, और उसके बाद जिस तरह से शाना बशाना खड़े रहे वो इजरायली प्रधानमंत्री के, उसके कुछ ही घंटों बाद ये जंग शुरू हो गई। मुझे लगता है हमारी तरफ से एक घोर मिसकैलकुलेशन हुआ है जितना फॉरेन पॉलिसी को मैंने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए।